हाय फ्रेंड्स, मैं विकास आपका वेलकम करता हूं मेरी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारी बेसिक्स मैथमेटिक्स सीरीज का 5th वीडियो है। इससे पहले मैं आपको बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अर्थमेटिक और बेसिक ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूं। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। जो लोग मेरे साथ आज नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। आगे हम आज देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पूरी निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक क्या होते हैं, क्या निर्देशांक पद्धति होती है, अक्षों पे उन्हें किस प्रकार से हम निरूपित करते हैं, आगे की शिफ्ट कैसे किया जाता है, ओरिजिन को मूल बिंदु को किस प्रकार एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे शिफ्ट किया जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है वो हम समझेंगे, उसका यूज किस प्रकार किया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से आप निर्देशांकों की मदद से ज्ञात कर सकते हैं, ये भी आज हम सीखेंगे। हम विभाजन सूत्र भी सीखेंगे कि किस प्रकार से कोई रेखा को कोई बिंदु अनुपात में बांटता है, तो वो हम सेक्शन फॉर्मूला भी आज जानेंगे। यानी हम ए से लेके जेड तक जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नॉलेज के हिसाब से जरूरत है बेसिक्स की, वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी टॉपिक्स को देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम निर्देशांक पद्धति समझेंगे, लेकिन उसे समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्या निर्देशांक होते हैं, क्या पद्धति होती है, क्या समतल होता है तथा क्या नंबर लाइन होती है। आप समझिए कि निर्देशांकों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको मैं बता दूं। निर्देशांक पद्धति का उपयोग बीजगणितीय संबंधों का ग्राफीय निरूपण करने के लिए आप निर्देशांक पद्धति का, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। आगे आप समझिए कि समतल क्या होता है। समतल, किसी भी समतल में आपके पास दो विमाएं होती हैं, लंबाई या चौड़ाई हो सकती है, चौड़ाई या ऊंचाई हो सकती है। आप कहेंगे कि वो 2 डायमेंशनल आपकी प्लेन फिगर वो समतल कहलाएगा। समतल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये तृतीय होगा और ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ हम इसे एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, जहां हम एक्स अक्ष इसको बोलेंगे, ये आपकी एक्स अक्ष है तथा ये रेखा आपकी वाई अक्ष है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी समतल को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जहां एक्स वाई प्लेन से उसे दर्शाया जा सकता है, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर 90 डिग्री पर होंगे। आगे आप समझिए कि नंबर लाइन क्या होती है। जैसे ये बिंदु आपका, मैं अगर 0 बोलूं, तो अगर हम दाईं तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। इस प्रकार आप सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी आप यहाँ पे दशमलव संख्याएं इसके अंदर जिनको आप शो कर सकते हैं वो इसी पॉजिटिव साइड में आएगी। तथा नेगेटिव नंबर्स अगर आप लिखेंगे तो -1, -2, -3, इस प्रकार आप इधर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन पर हम नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 कहाँ आएगा, तो 3 ये रहा और 4 इसके बाद आएगा और 3.5 3 और 4 के बीच में आएगा। आगे आप देखिए कि समतल पे एक्स वाई प्लेन पे इन नंबर्स को, इस नंबर लाइन को कैसे डिनोट किया जाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूं तो ये 1 होगा, ये 2, ये 3, इस प्रकार ये जो दिशा है यह है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाती है, पॉजिटिव एक्स अक्ष आपकी ये कहलाएगी। समझिए, अगर मैं पीछे की तरफ आता हूं, इधर बाईं तरफ बढ़ता हूं, तो ये दिशा आपकी नेगेटिव एक्स अक्ष कहलाएगी, ऋणात्मक एक्स अक्ष आपकी ये कहलाएगी। इसी प्रकार आप इस नंबर लाइन को वर्टिकल डायरेक्शन में भी, ऊर्ध्वाधर दिशा में भी देखिए। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं 1 2 3, तो यह दिशा आपकी धनात्मक वाई अक्ष कहलाती है, और अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यह दिशा आपकी ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाएगी। आप समझिए, इसे मैं नेगेटिव वाई अक्ष से डिनोट कर रहा हूं। आप गौर कीजिएगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं, इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। यह आपका ओरिजिन कहलाता है, इसे आप ओ से डिनोट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया है, जिसे हम कहेंगे कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर इस प्रकार से अंक लिख देते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको 4 चतुर्थांश प्राप्त हो जाते हैं। आगे एक पद्धति और होती है जिसे हम ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं।
उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं। आप देखिएगा कि अगर मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट्स, ये मेरे पास कोई चतुर्थांश है और यहाँ मेरे पास कोई बिंदु है, इस बिंदु की इस मूल बिंदु से दूरी जो है उसको यदि मैं आर से डिनोट करूं, आर बोलूं, तो मैं कह सकता हूं ओ ए बराबर आर। आप समझिएगा, आप देखिए इस एक्स अक्ष के साथ इसका झुकाव कितना है, इसको हम थीटा बोल सकते हैं। जो ये कोण बनेगा थीटा, तो इस बिंदु ए के निर्देशांक लिखने के लिए मैं पहले तो ओ बिंदु से ए बिंदु की दूरी लिखूंगा जिसे आर बोला जाएगा, और फिर हम इसको थीटा कोष्टक में लिखते हैं। आप समझिए कि ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में पहले आपको मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी लिखनी होती है निर्देशांकों में, और उसके बाद जो रेखा आपकी बनेगी उसका एक्स अक्ष के साथ झुकाव थीटा आपको कोष्टक में लिखना होता है। तो हम कह सकते हैं ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में आर कॉमा थीटा आपके किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। आगे हम पूरा फोकस कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको कार्तीय निर्देशांक पद्धति और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में निर्देशांकों में संबंध और बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, तो बच्चों हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अंक आपके निर्देशांक होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके कई प्रकार के होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने अभी आपको समझाया था। इसमें आप देख सकते हैं किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए आप निर्देशांक आर कोमा थीटा के रूप में लिखते हैं, जहां आर आपका ओ ए है, यानी मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी, थीटा आपका एक्स अक्ष के साथ झुकाव है कि कितना कोण उसमें यहाँ बन रहा है वह थीटा कहलाएगा। आपको अगर ये समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ त्रिकोणमिति का उपयोग करते हुए कह सकते हैं कि यदि आपको ओबी का मान ज्ञात करना है तो आप कह सकते हैं ओबी बराबर आर कॉस थीटा होगा तथा ए बी बराबर आर साइन थीटा होगा। यह ज्ञात करने के लिए हमने कॉस और साइन का यूज लिया है। हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। जहां यह 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ओ ए आपका आर है, यह कर्ण बनेगा। तो यहाँ से ओबी बटे आर लिखा। जब हम ओबी का मान ज्ञात करेंगे तो आप यहां से इसे ज्ञात कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आपको ओबी इक्वल टू आर कॉस थीटा मिल जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा इक्वल टू ए बी बटे आर से हमने प्राप्त किया है कि ए बी का मान आर साइन थीटा के बराबर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ए बी और ओ बी किसके बराबर होंगे। आगे आप कार्तीय निर्देशांक पद्धति में निर्देशांकों को समझिए कि एक्स निर्देशांक क्या होता है। एक्स निर्देशांक आपका यहाँ आप देख सकते हैं ओबी के बराबर होगा, जो कि आपका एसी के बराबर है। एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा। आप देखिए कि एक्स निर्देशांक आपका बिंदु की वाई अक्ष से दूरी होती है। यह हमारा वाई अक्ष था, इससे आपकी दूरी जो है यह आपकी भुज कहलाएगी, यह आपका एक्स निर्देशांक होगा। आगे आप कह सकते हैं कि एक्स निर्देशांक आपका वाई अक्ष से दूरी होती है, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी। आगे समझिए कि वाई क्या कहता है आपसे। यहाँ पे वाई निर्देशांक आपका बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी होती है। आप यहाँ देखिए कि अगर मैं कहूं ओसी और ए बी बराबर है, तो ओसी और ए बी बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ भी है लंबवत दूरी थी। इसे हम कोटि कहते हैं, आप इसे समझिए। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि भुज में और कोटि में संबंध कार्तीय निर्देशांक पद्धति में और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में किस प्रकार दिया जाता है। आप देखिएगा, आप जानते हैं ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हमें लगती है, ये हम सबको पता है। वो किस प्रकार लगेगी, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण बनेगा। तो मैं कह सकता हूं ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी मेरा यहाँ पे एक्स है और ओ बी मेरा वाई है, तो आप देखिए ए बी मेरा वाई है और ओ बी मेरा एक्स है, तो आप ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर कह सकते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यदि आप यहां से गौर से देखेंगे कि ओ बी जो था मेरा वो आर कॉस थीटा के बराबर है, ए बी जो है मेरा वो आर साइन थीटा के बराबर है और ओ ए जो है वो आर के बराबर है। अगर मैं इन चीजों को यहाँ रख दूं तो आप देखिए कि आपको क्या प्राप्त होता है। y की जगह जब मैं रखूंगा
ए बी का मान तो मुझे प्राप्त होगा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको यह संबंध समझ में आना चाहिए। आगे यहां देखकर इसे आप कह भी सकते हैं कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आप ये याद रखेंगे कि किस प्रकार से ध्रुवीय निर्देशांकों को और कार्तीय निर्देशांकों को परस्पर बदला जाता है, तो कई सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बच्चों आगे देखिए कि चतुर्थांश में बिंदुओं की स्थिति किस प्रकार देखी जाती है तथा निर्देशांक अक्षों पर उनका निरूपण किस प्रकार किया जाता है, उसको समझे। उससे पहले मैं एक बार आपको जो मैंने लास्ट बताया था कि ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांकों को परस्पर किस प्रकार बदला जाता है, उसका एक एग्जाम्पल ले लूं। यदि जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक 5,30 डिग्री है, ये इसके ध्रुवीय निर्देशांक है। आप समझिए कि अगर मैं कहूं ओ ए बराबर 5 है तथा ये कोण आपका 30 डिग्री का है, तो आप समझिएगा कि इसको कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किस प्रकार इसके निर्देशांकों को लिखा जाएगा। तो मैं जानता हूं कि ओ ए का मान 5 है, ओ ए बराबर 5 और थीटा मेरा यहाँ 30 डिग्री है, तो मुझे पता है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इसके निर्देशांक x बराबर आर कॉस थीटा होता है तथा y बराबर आर साइन थीटा होता है। आप देखिए जब आप इसमें ये आर की और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ x और y का मान मिल जाएगा, जो कि इस बिंदु के कार्तीय निर्देशांक पद्धति में निर्देशांक होंगे। आप देखिए r की वैल्यू 5 है, यहाँ ये आप जानते हैं ओ ए बराबर आर होता है ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में। 5 गुणा cos 30 का मान मैं जानता हूं अंडर रूट 3/2 होता है, तो 5 गुणा अंडर रूट 3/2 ये इसके x कोऑर्डिनेट हो गया और y का मान आपका 5 इंटू साइन 30 ये इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसे आगे हम हल करेंगे तो 5 गुणा 1/2 प्राप्त होगा। मैं कह सकता हूं कि x y निर्देशांक कार्तीय निर्देशांक पद्धति में मेरे होंगे 5 अंडर रूट 3/2 5/2। आप देख सकते हैं कि हमने एक बिंदु A के ध्रुवीय निर्देशांकों को जब हमने इन्हें कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बदला तो वो निर्देशांक हमें 5 अंडर रूट 3/2 5/2 प्राप्त हुए हैं। आगे हम समझते हैं कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बिंदुओं की स्थिति चतुर्थांशों में कैसे देखी जाती है। आप देखिएगा कि आपको मैंने बताया था कि x अक्ष और y अक्ष आपका ये प्लेन जो बनेगा ये XY प्लेन कहलाता है। यह आपकी धनात्मक x अक्ष होती है, यह आपकी धनात्मक y अक्ष होती है, यह आपकी ऋणात्मक x अक्ष है और यह ऋणात्मक y अक्ष है। आप देखिएगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन थी, ये नेगेटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो आप गौर कीजिए इस एरिया में प्रथम चतुर्थांश में पड़ने वाले सभी बिंदुओं की स्थिति x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। आप देख सकते हैं x और y दोनों यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। इधर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव है और y आपका पॉजिटिव है। तो इस एरिया में पहले हम x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, तो x आपका नेगेटिव होगा और y आपका धनात्मक होगा। इधर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, तीसरे चतुर्थांश में आप देखेंगे x आपका नेगेटिव है और y भी आपका नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं तीसरे चतुर्थांश में आपके x और y निर्देशांक दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। आगे यहाँ चौथे चतुर्थांश में आप देखिए कि आपका x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वो आप देखिए यहाँ धनात्मक है और y कोऑर्डिनेट आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको ये ऋणात्मक दिखेगा। हम कह सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में आपका x 0 से बड़ा होता है और y भी 0 से बड़ा होता है। दूसरे चतुर्थांश में x आपका 0 से छोटा होता है और y आपका 0 से बड़ा होता है। तीसरे चतुर्थांश में x आपका 0 से छोटा होता है तथा y भी 0 से छोटा होता है। चौथे चतुर्थांश में x आपका 0 से बड़ा होता है लेकिन y आपका 0 से छोटा होता है। तो अब इसकी मदद से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि बिंदुओं की स्थिति किस प्रकार से दी जाएगी। मैं 4 एग्जांपल ले रहा हूं। पहला अगर मैं बोलूं 3,7, दूसरा मैं ले लेता हूं 5,-3, तीसरा मैं ले लेता हूं -5, -2। आप समझिएगा। एक चौथा एग्जांपल और है जैसे मैं ले लेता हूं -5,2। आप समझिए इनको किस प्रकार से किया जाएगा। 3,7 जब आप देखेंगे तो यहाँ x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही धनात्मक है, तो 3 अगर मेरा यहाँ 0 मानता हूं तो 3 करीब यहाँ आया, 1 2 3, तो 7 मेरा इसी के अनुपात में करीब यहाँ आएगा। तो 3,7 को दिखाने के लिए जब मैं इस प्रकार से इनको दोनों को मिलाऊंगा तो ये जो बिंदु प्राप्त होगा ये मेरा 3,7
7 होगा, जो कि मुझे प्रथम चतुर्थांश में प्राप्त हुआ है। 5,-3 में आप देखेंगे x आपका धनात्मक है यानी ये वाली दिशा है, y आपका ऋणात्मक है यानी ये वाली दिशा है, यानी ये बिंदु मेरा चौथे चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में x कोऑर्डिनेट धनात्मक होता है और y कोऑर्डिनेट मेरा ऋणात्मक होता है। आप समझिए 5,-3 को अगर 5 यहां लेता हूं मैं और -3 मेरा करीब यहां आएगा, -1, -2, -3, तो आप समझिएगा कि किस प्रकार से ये बिंदु के निर्देशांक हमें मिलेंगे। तो ये जो बिंदु है ये मेरा कहलाएगा 5,-3। आगे आप देखिए कि -5, -2 को हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे। यहाँ हमारा x और y दोनों ही नेगेटिव है, यानी ये बिंदु हमारा तीसरे चतुर्थांश में आएगा। आप समझिए अगर मैं इसको -1, -2, -3, -4, -5 लिखता हूं और इधर -1, -2 लिखता हूं, तो आप ये बिंदु को किस प्रकार निरूपित करेंगे। -5 से मैंने एक लाइन खींची और -2 से भी मैंने एक लाइन खींची, तो जहां ये कटेंगे वो बिंदु आपका -5, -2 होगा। आपको समझ में आया होगा कि तीसरे चतुर्थांश में ये बिंदु आपका स्थित होगा। इसको देखिए -5, 2, जहां x आपका नेगेटिव है यानी ये वाली दिशा है और y आपका धनात्मक है यानी ये वाली दिशा है। यहाँ क्या हो रहा है कि अगर -1, -2, -3, -4 और -5 यहाँ आता है और +1, +2 यहाँ आता है, तो अगर मैं इनको इस प्रकार बढ़ाता हूं और ये अगर मैं ऐसे देखता हूं, तो यहाँ मुझे जो बिंदु प्राप्त होगा वो बिंदु के निर्देशांक मेरे -5, 2 होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि निर्देशांकों की स्थिति चतुर्थांश में किस प्रकार देखी जाती है। आगे हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे कैसे आता है कि आपको चतुर्थांश में बिंदु की स्थिति पता करनी होती है। आप एक चीज समझिए, ये आपकी एक्स अक्ष है, मैं कह सकता हूं एक्स अक्ष के ऊपर, और ये एक्स अक्ष के नीचे वाई अक्ष है, ये आपकी वाई अक्ष के दाएं तरफ और वाई अक्ष के बाएं तरफ। तो इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। और बच्चों आगे देखिए, बोर्ड पर मैंने एक प्रश्न लिया है जो आपसे कह रहा है कि बाई अक्ष से दाईं ओर 4 इकाई। तो ये मेरा वाई अक्ष है, इसमें वाई अक्ष से दाईं ओर यानी इस तरफ मुझे जाना है। ये मेरा वाई अक्ष है, तो इससे दाईं तरफ हम इस ओर जाएंगे। तो वाई अक्ष से दाईं ओर 4 इकाई, यानी आपको 4 इकाई इधर की तरफ मूव करना है, यानी आपका एक्स कोऑर्डिनेट का मान +4 होगा। आपको ये चीज यहां से समझ में आनी चाहिए क्योंकि आप दाईं तरफ जा रहे हैं। तथा एक्स अक्ष से नीचे, यानी ये एक्स अक्ष है और इससे नीचे आपको आना है, नीचे 3 इकाई दूरी पर। यानी अगर आपका यहाँ पे हम कहें कि y का मान -3 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x अक्ष से दूरी आपकी y निर्देशांक होती है तथा y अक्ष से दूरी आपकी x निर्देशांक होती है। और यहाँ दिए गए शब्दों के अकॉर्डिंग मैंने इनके प्लस माइनस चिन्ह को निर्धारित कर लिया है। अब आप समझिए कि y अक्ष से 4 इकाई दूरी पर, यानी 1, 2, 3, 4, आपका ये 4 बिंदु हो गए यहाँ पे। और तथा x अक्ष से नीचे 3 इकाई, यानी 3 इकाई अगर हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं तो -1, -2, -3, तो आपको जो बिंदु प्राप्त होगा वो ये होगा और इसके निर्देशांक होंगे 4, -3। आप देख सकते हैं यह बिंदु आपका चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि भाषाई प्रश्न किस प्रकार से किए जाएंगे यदि आपसे चतुर्थांश में बिंदुओं की स्थिति पूछी जाए। आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझेंगे कि आप मूल बिंदु को किस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होती है तथा उसे कैसे किया जाता है। तो आइए आप देखिए, यहाँ यह मेरी y अक्ष है तथा यह रेखा मेरी x अक्ष है। मेरे पास कोई मूल बिंदु है O जिसके निर्देशांक 0, 0 है तथा एक बिंदु है B जिसके निर्देशांक x, y है। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये बिंदु अगर B है तो यहाँ ये जो डिस्टेंस बनेगी ये आपका y निर्देशांक होती है तथा ये जो डिस्टेंस बनेगी ये दूरी आपकी x निर्देशांक होती है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी x के बराबर है तथा ये डिस्टेंस मेरी y के बराबर होगी, यानी ये जो डिस्टेंस आएगी ये आपकी y निर्देशांक यानी y के इक्वल है। आगे आप ये चीज समझिए, आपको ये करना है कि यदि आप मूल बिंदु O को शिफ्ट करके एक नए बिंदु A पर ले जाते हैं जिसके कोऑर्डिनेट h, k है, तो आपको बताना है कि इस A बिंदु पर मूल बिंदु को शिफ्ट कर देने से जो हमें नए निर्देशांक अक्ष प्राप्त हो रहे हैं, आप देख सकते हैं मैंने नए निर्देशांक अक्ष लाल पेन से यहाँ बनाए हैं, तो उसके सापेक्ष आपको बताना है कि इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस B के नए निर्देशांक क्या होंगे। यदि मैं कहूं कि नए निर्देशांक x डैश, y डैश है, तो आपको बताना है कि x डैश और y डैश का मान क्या होगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इस मूल बिंदु के सापेक्ष ये जो डिस्टेंस मेरी बनेगी ये इस बिंदु B का x कोऑर्डिनेट होगा, जिसे हम देखकर कह सकते हैं कि ये यहां से यहां तक की दूरी
आपकी x डैश के बराबर है तथा आपका ये y कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो आपका ये यहां से यहां तक की दूरी y डैश के बराबर है। आगे आप देखिए, अगर इस चीज को मैं यहां समझने की कोशिश करूं तो आप इसे गौर से देखिएगा कि ये मेरा x डैश है, ये मेरा y डैश है, और मैं यहां देखकर कह सकता हूं कि h के यहां से यहां तक की दूरी ये मेरी h के बराबर है तथा यहां से यहां तक की दूरी ये मेरी k के बराबर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे यहां देख के बताइए कि x डैश का क्या मान है, तो आप कह देंगे यदि इसमें से आप इसको घटा देंगे तो आपको x डैश का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी x डैश बराबर x माइनस h आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि y डैश का क्या मान है, तो आप बोलेंगे कि इसमें से यदि आप इसको घटा देंगे तो आपको y डैश की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी y डैश बराबर y माइनस k होगा। आप देख सकते हैं हमें बिंदु B के मूल बिंदु को प्रतिस्थापित करने पर हमको ये बिंदु B के नए निर्देशांक x डैश और y डैश प्राप्त हो चुके हैं। इसको मैं एक बार अगर आपको लिखूं कि यदि पहले मेरा मूल बिंदु O था और बाद में मेरा मूल बिंदु मैंने A पर शिफ्ट कर दिया, O के कोऑर्डिनेट मेरे 0,0 थे तथा A के कोऑर्डिनेट मेरे h, k थे, तो मैं कह सकता हूं कि यदि मेरे बिंदु B के कोऑर्डिनेट मूल बिंदु O के सापेक्ष x, y थे, तो बिंदु B के नए कोऑर्डिनेट मूल बिंदु के सापेक्ष, इस नए मूल बिंदु के सापेक्ष मेरे x डैश, y डैश होंगे, जिनके नए निर्देशांक हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x डैश का मान x माइनस h तथा y डैश का मान y माइनस k के बराबर होगा। आप यहाँ देखेंगे कि मूल बिंदु को जब हम दूसरे बिंदु पर शिफ्ट करते हैं तो ऐसा करने से हमारे किसी बिंदु के निर्देशांक परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप एक बार एक चीज देखिए, मैं एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं कि अगर मैं कहूं आपसे कि कोई मेरा बिंदु है A, उसके कोऑर्डिनेट 3,4 है, इस पर यदि मैं मूल बिंदु को शिफ्ट कर दूं 0,0 को, तो आपको बताना है इनके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैं कोई बिंदु ले रहा हूं, जैसे B मैंने लिया 5,7, दूसरा क्वेश्चन मैंने लेता हूं कि मैंने एक C बिंदु लिया, इसके जैसे कोऑर्डिनेट -3,4 है, तो आपको बताना है कि यदि मूल बिंदु O को आप मूल नए बिंदु पर A पर शिफ्ट कर देंगे तो बिंदु B और बिंदु C के नए निर्देशांक क्या होंगे। तो आप समझिए बिंदु B और बिंदु C के नए निर्देशांक कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा h है और ये मेरा k है, जिस पर कि हम मूल बिंदु को शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं बिंदु B के नए निर्देशांक मुझे 5 माइनस 3, 7 माइनस 4 यानी x माइनस h, y माइनस k से नए निर्देशांक यहाँ हम कह सकते हैं 2,3 प्राप्त हो जाएंगे। तथा इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये h और k पर यदि मैं मूल बिंदु को शिफ्ट करता हूं तो इस मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु C के नए निर्देशांक यदि मैं C डैश से बोलूं तो वो उनका मान आपका -3, इसमें से हम ये 3 घटाएंगे, y 4 माइनस 4 के बराबर होगा, जिसे आगे हल करने पे आप देखेंगे कि C डैश के नए निर्देशांक आपको -6,0 प्राप्त होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि मूल बिंदु को किसी दूसरे बिंदु पर कैसे प्रतिस्थापित किया जाता है तथा उस प्रतिस्थापन का क्या फर्क पड़ता है कि और बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार चेंज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला समझते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। यहाँ इस चित्र में आप ध्यान दीजिए, मैंने दो बिंदु लिए हैं A और B। हमारा मोटिव है कि हम बिंदु A से बिंदु B के बीच की सीधी दूरी ज्ञात करेंगे। हमें ज्ञात करना है कि A और B के बीच में दूरी AB का मान क्या होगा। आप समझिए कि चित्र को अगर ढंग से देखें तो मैं कह सकता हूं बिंदु A का भुज आपका x1 है तथा बिंदु B की कोटि आपकी y1 है। मैंने बताया था कि x निर्देशांक आपका भुज होता है तथा y निर्देशांक आपकी कोटि होती है। अगर आप इसको गौर से देखें, मैं यहाँ से अगर एक सीधी लाइन खींचूं तो ये आपका y निर्देशांक बनेगा तथा अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो ये आपका x निर्देशांक है। मैं कह सकता हूँ यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x1 होगी तथा ये डिस्टेंस आपकी y1 के बराबर होगी। अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ये डिस्टेंस मेरी y1 है, मैं यहाँ इसे लिख देता हूँ। आगे आप ध्यान दीजिए, यदि मैं यहाँ इस बिंदु B के लिए देखूं कि क्या मेरी कोटि होगी और क्या मेरा भुज होगा, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन खींचता हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो प्राप्त होगी वो मेरा बिंदु B का भुज होगा, जिसे मैं x2 कहूंगा। तथा यहाँ से मैं जब एक आप इसको देखेंगे कि ये जो दूरी बनेगी ये मेरी कोटि होगी। यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूं तो आप कह सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी,
यानी यहां से जब आप इसको इस प्रकार देखते हैं तो ये दूरी आपकी y2 होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाकर इस प्रकार देखूं तो मुझे ये 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री होगा, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। अगर मैं कहूं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मेरी कर्ण है, जो कि यहाँ मेरी दूरी AB होगी, ये मेरा आधार है और ये लंब है। तो आप ध्यान दीजिए, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में AB स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, इसको मैं बिंदु C कह देता हूं। तो यहां से मैं देख सकता हूं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको दूरी AC और BC पता लग जाती है और आप उसको याद रखते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, तो आपको दूरी AB ज्ञात हो जाएगी। आप देखिए, ये पूरी दूरी x2 है और ये x1 है। अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 माइनस x1 प्राप्त हो जाती है, जो कि AC के बराबर होगी, क्योंकि यह एक आयत बनेगा। इसी प्रकार आप देखिए, ये y2 है और ये y1 है। जब मैं y2 में से इस y1 को घटा दूंगा तो ये दूरी मुझे y2 माइनस y1 के बराबर प्राप्त होगी। मैं कह सकता हूं कि ये y2 माइनस y1 है, तो ये दूरी BC भी y2 माइनस y1 होगी। इसी प्रकार ये x2 माइनस x1 है, तो ये दूरी AC भी आपकी x2 माइनस x1 हो जाएगी। अब आप इन वैल्यूज को यदि यहाँ रखते हैं तो आप पाएंगे कि AB स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी अगर आप यहां से AB का मान ज्ञात करते हैं तो दूरी AB आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दोनों निर्देशांकों के भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग का अंडर रूट आपको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त होती है। मैं कह सकता हूं कि मेरी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB का मान भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग, कोटियों के अंतर का वर्ग प्राप्त होगा और उसका पूरे का आपके पास वर्गमूल यदि आप लेते हैं तो आपको दूरी AB प्राप्त हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आप उसे समझिएगा कि अगर मैं कहूं आपसे कि मेरे पास दो बिंदु हैं A और C, तो A के कोऑर्डिनेट यदि आपके 5,6 है तथा C के कोऑर्डिनेट आपके 2,3 है। आपको ज्ञात करना है कि A से C के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप समझिए, मैं कह सकता हूं AC बराबर अंडर रूट ऑफ दोनों के भुजों का अंतर, यानी 5 का और 2 का अंतर यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, उसका स्क्वायर प्लस दोनों की कोटियों के अंतर का वर्ग, यानी 6 और 3 का जब हम अंतर लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। आगे आप इसे हल करेंगे तो पाएंगे अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, प्लस इसी प्रकार 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा। तो 9 और 9 18 आ गया अंडर रूट का। आप देखिए 18 के यदि आप टुकड़े करेंगे तो 9 गुणा 2 होता है, जिसे आगे हम 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस दूरी सूत्र का उपयोग बिंदुओं के संरेखीय होने के लिए किस प्रकार किया जाता है। बच्चों आगे आप समझिए कि इस सूत्र के उपयोग से हम 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की जांच किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं AC एक रेखा है जिसपे कोई बिंदु B है, अगर मैं कहूं कि AB का मान 5 है तथा BC का मान 7 है, तो यहाँ इसे देखकर मैं बता सकता हूं कि मेरी AC दूरी जो है वो AB प्लस BC के बराबर होगी, यानी AC का मान आपका 5 प्लस 7 12 के बराबर होगा। आप इसे देखकर समझिए कि अगर आपका बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C तीनों एक ही रेखा में है तो आपका दो दूरियों का योग आप देख सकते हैं तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है, अर्थात कोई भी दो दूरी आपकी तीसरी दूरी के बराबर हो जाएगी तो वह आपके तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे पास 3 बिंदु हैं, P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है तथा R जिसके कोऑर्डिनेट x3, y3 है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि यदि इन 3 बिंदुओं के बीच में हम दूरी लिखेंगे तो एक दूरी हमें PQ प्राप्त होगी, एक दूरी हमें QR प्राप्त होगी और एक दूरी हमें PR प्राप्त होगी। अगर इन तीनों दूरियों में से किन्हीं भी दो दूरियों का योग, जैसे PQ का योग अगर आप मानिए PQ का मान आपका QR और PR के योग के बराबर हो जाए तो हम कह पाएंगे कि बिंदु P, Q और R संरेखीय है, अर्थात दो दूरियों का योग आपका
तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो वह आपके तीनों बिंदु संरेखीय होने की शर्त हो जाएगी। तीसरी दूरी के इक्वल है तो वो आपको तीनों बिंदु संरेखीय प्राप्त हो जाएंगे। आगे आप समझिए कि इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं तथा कोई बिंदु है मेरे पास P जिसके कोऑर्डिनेट अगर मैं x, y कहूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरी दूरी OP का मान, अगर आप उस सूत्र का उपयोग करेंगे कि भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्गमूल आप लेंगे तो यहाँ आप देखेंगे x माइनस 0 यानी x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y माइनस 0 यानी y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दूरी OP यानी मूल बिंदु O से बिंदु P की दूरी OP का मान आपको यहाँ से √x² प्लस y² प्राप्त हो जाएगा। इसको आप एक चित्र से समझ लीजिए कि ये मेरा मूल बिंदु O है जिसके निर्देशांक 0,0 है तथा कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो यहाँ इसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि OP का मान √x² प्लस y² होगा, जहां x और y आप इस चित्र को ढंग से देखेंगे तो y मेरी कोटि है बिंदु P की तथा x मेरा बिंदु P का भुज है। तो मैं कह सकता हूं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी उसके भुज के वर्ग प्लस कोटि के वर्ग का योग का वर्गमूल होती है, जो कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय ही है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो OP और ये वाला एक त्रिभुज OP, इसको अगर मैं क्यों कह दूं तो त्रिभुज OPQ आपका एक समकोण त्रिभुज है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आप समझिए कि विभाजन सूत्र क्या होता है। आप देखिए, यदि मेरे पास AB कोई रेखा है जिसमें बिंदु A और बिंदु B है, उनके निर्देशांक x1, y1 तथा बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 है। मेरे पास कोई अन्य बिंदु P है जो कि इस रेखा को m1 अनुपात m2 में बांट देता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि PA अनुपात PB लिखा जाए तो वो आपको m1 अनुपात m2 प्राप्त होगा। अब यदि आपसे बिंदु P के निर्देशांक पूछे जाएंगे, जिसे मैं अगर x, y के बोलूं, तो आपको बिंदु P के निर्देशांक इस प्रकार ज्ञात करने होते हैं कि आप कह सकते हो बिंदु P के निर्देशांक x, y इसके इक्वल होंगे, जहां आपके पास x निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है तथा y निर्देशांक आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। आप इसे समझिए कि यहाँ क्या हुआ है, आपने इस m1 को इस x2 से मल्टीप्लाई किया है, इस m2 को इस x1 से मल्टीप्लाई किया है और इनको जोड़कर आपने ऊपर अंश में लिखा है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में आपने इन दोनों अनुपातों का योग लिखा है। इसी प्रकार आप यहाँ m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां आपने y निर्देशांक उनको जोड़कर लिखा है, बटे में इन दोनों अनुपातों का योग आ गया है। इसी प्रकार आप अंतः विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लिखा है, जैसे ही आपको बाह्य विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लिखना होता है। आप समझिए कि बाह्य विभाजन में क्या होता है कि यदि मेरे पास AB कोई रेखा है तथा एक बिंदु P इस रेखा से बाहर स्थित है, तो मैं कह सकता हूं यदि मुझे ज्ञात करना हो PA अनुपात PB यानी बिंदु P से बिंदु A की दूरी और बिंदु P से बिंदु B की दूरी, ये क्या होगी, तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा m1 अनुपात m2। ये आपको दिया हुआ है और ये बाह्य विभाजन है, बाहर की तरफ इसका विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक किस प्रकार लिखे जाएंगे आप समझिएगा। जैसा हमने ऊपर लिखा है सेम टू सेम वैसा ही आपको यहाँ करना है, बस आपको यहाँ माइनस का चिन्ह यूज करना है। तो आपसे मैं कह सकता हूँ कि बाह्य विभाजन में बिंदु P के निर्देशांक आपके P m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 होगा तथा y निर्देशांक आपका m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2 होगा। आप इन दोनों फॉर्मूलों को एक बार नोट कर लीजिएगा। आप फिर इस पर मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। बच्चों देखिए, यदि मैं कहूं कि कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक आपके 2,3 है तथा एक दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक आपके 5,3 है। आप देखिए कि यदि मैं कहूं A B को मिलाने वाली रेखा, इसको एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y में मान लेता हूं, आपको इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं तथा आपको यह दिया गया है कि PA अनुपात PB आपका 2:1 है। तो बताइए
आपको बिंदु P के निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात करने होंगे। आप देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि PA अनुपात PB का मान आपको 2:1 दिया है। यह आपका M1 बन जाएगा तथा यह आपका M2 बन जाएगा। आपके पास सारी वैल्यूज है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आप देखिए M1 आपका 2 हो गया, X2 आपका यहाँ पे 5 है, तो M1 X2 प्लस M2 X1 यानी 1 into 2 बटे में आपको यहाँ पे 2 + 1 करना है जो कि M1 + M2 है, कॉमा M1 का मान आपका 2 है, M1 Y2 यानी आपका 3 हो गया, प्लस M2 यानी 1 गुणा Y1 यानी 3, तो बटे में आपके पास यहाँ भी 2 + 1 आएगा। आप इसे हल करेंगे तो देखेंगे 2 पंजे 10 में आप यदि 2 जोड़ेंगे तो 12/3, यहां से आपको ये x कोऑर्डिनेट 4 प्राप्त होगा तथा 2 3 6 और 6 और 3 9 में 3 का जब आप भाग लगाएंगे तो आपको ये 3 प्राप्त होगा। आप कह सकते हैं कि रेखा AB को यदि बिंदु P 2:1 में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक 4,3 होंगे। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपको अनुपात दे दिया जाए 1:1 यानी अगर कोई रेखा AB है जिसे बिंदु P 1:1 में बांटता है, यानी अगर आपसे कहे कि ये बिंदु P इस रेखा का मध्य बिंदु है, क्योंकि 1:1 में जब ही बटेगा जब ये दोनों आपके बराबर होंगे। तो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए यानी M1 अनुपात M2 का मान आपको 1:1 दे दिया जाए तो उस केस में बिंदु P के निर्देशांक आप कैसे लिखेंगे। आप देखिएगा यहाँ मैं कह सकता हूं कि जब मैं उस फॉर्मूले में M1 और M2 का मान 1 रखूंगा तो मुझे ऐसा कुछ प्राप्त होगा, बिंदु P के कोऑर्डिनेट X2 + X1 बटे M1 + M2 यानी 1 + 1 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे 1 + 1 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। मैंने फॉर्मूले में M1 और M2 की जगह 1 रखा है, तो इससे मुझे बिंदु P के निर्देशांक X2 + X1/2 Y2 + Y1/2 प्राप्त हो गए। यह आपका मध्य बिंदु फॉर्मूला भी कहलाता है। इसमें आप देख सकते हैं बिंदु P आपका मध्य बिंदु है। हमने यहाँ इसके निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। आगे हम बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे कि सरल रेखा क्या होती है, उसका ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है, उन्हें एक दूसरे में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ढाल क्या होती है। तो आगे देखिए कि सरल रेखा को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो सरल रेखा को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला, आप सामान्य रूप में किसी भी सरल रेखा को लिख सकते हैं। दूसरा जो है आप उसे झुकाव रूप में लिख सकते हैं, और एक तीसरा जो रूप होता है उसका वो होता है अंतःखंड रूप। एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इन तीनों का आपस में कन्वर्जन देखेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आप देखिए, सामान्य रूप में सरल रेखा का समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, ax + by + c = 0। आप समझिए यहाँ a आपका x का गुणांक है, b आपका y का गुणांक है तथा c आपका अचर पद है। आप यहाँ देख सकते हैं a b c में क्या संबंध होता है, अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। तो आप इस चीज को गौर कीजिए कि a, b और c तीनों ये संख्याएं हैं। आपका ये सरल रेखा का सामान्य रूप में फॉर्मेट है। आगे इसमें आप एक चीज समझिए, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसको आप देखिएगा x, y और c में किस प्रकार से यहाँ संबंध हमें मिल रहा है। झुकाव रूप में सरल रेखा का समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, y = mx + c, जहां स्मॉल m आपका प्रवणता है जिसे हम झुकाव भी कहते हैं, ढाल भी कहते हैं और स्लोप भी कहते हैं। अभी इसको थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ C आपका y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। अंतःखंड क्या होता है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। काटा गया अंतःखंड है। एक आपका तीसरा जो रूप होता है सरल रेखा को लिखने का वो होता है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप में सरल रेखा को इस प्रकार लिखा जाता है, x/a + y/b = 1। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ दाएं पक्ष में RHS में बराबर में 1 होता है। यहाँ आपके पास झुकाव रूप में बाएं पक्ष में या कहें कि आपके पास केवल एक तरफ सिंगल y होगा जिसका गुणांक 1 होता है, तथा वहां आपके पास सामान्य रूप में सभी पद एक तरफ आप लिख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ a क्या है, b क्या है वो भी आप लिख लीजिए। a आपका x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है जो कि आपका भुज के बराबर बनेगा, तथा b आपका y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है जो आपका कोटि के बराबर बनेगा। अब हम इन तीनों का एक एक करके ग्राफ बनाते हैं। आप ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि सरल रेखा को किस प्रकार से देखा जाता है।
आगे देखिए बच्चों, मैं एक सामान्य रूप में रेखा का समीकरण इस प्रकार से लिखता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यदि इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझे, अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, आप यहां देखकर बता सकते हैं कि a का मान आपका 2 के बराबर होगा, b का मान आपका 1 के बराबर होगा क्योंकि y का गुणांक यहाँ इस समीकरण में 1 है, तथा c का मान आपका -6 के बराबर होगा। आगे आप समझिएगा कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो आप देखिए, इसके लिए मैं यहाँ x और y दोनों बिंदु लिख रहा हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि x को मैं 0 बना देता हूं, तो 0 बनाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से y माइनस 6 बराबर 0, यानी y का मान आपको 6 को जब आप उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू आपको 6 प्राप्त हो जाएगी, यानी x इक्वल टू 0 पर y का मान आपको 6 प्राप्त हुआ। एक बार यदि मैं y को 0 बना दूं, तो आप देखिए y को 0 बनाने से ये 0 हो चुका है और यहाँ आपके पास 2x माइनस का 6 बचेगा जो कि बराबर में 0 है। यहाँ से यदि आप x कैलकुलेट करेंगे तो 2x बराबर 6 होगा और x का मान आपको वहां से कैलकुलेट करने पर आप देखिए x बराबर 3 प्राप्त होगा, यानी y बराबर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग x का मान आपको 3 प्राप्त होता है। अब आप चाहें तो इसका ग्राफ बना सकते हैं। आप देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरी x अक्ष और y अक्ष है, ये मेरा xy प्लेन है, जब x मेरा 0 है, y का मान मेरा 6 होना चाहिए, तो मुझे पता है कि x मेरा 0 कहां पे होता है। x मेरा 0 होने का मतलब है कि मेरा x निर्देशांक 0 है, यानी मेरा बिंदु y अक्ष पर होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि y अक्ष का समीकरण और x अक्ष का समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बिंदु मेरा y अक्ष पर होगा 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु जो है वो मेरा होगा 0,6। आगे आप देखिए, यदि आपका y का मान 0 है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठा हुआ होगा या फिर थोड़ा सा भी नीचे नहीं होगा, यानी बिंदु y0 आपका x अक्ष पर होता है। तो बिंदु y मेरा यहाँ 0 है और मेरा x का मान यहाँ 3 है, तो आप समझिए 1 2 और 3, यानी ये वाला बिंदु मेरा 3,0 होगा। अब यदि मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, आपको सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ये सरल रेखा आपकी इस रेखा को निरूपित करेगी। आगे आप देखिए झुकाव रूप में रेखा का समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। उससे पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y अक्ष का समीकरण क्या होता है तथा उनके समांतर रेखाओं का समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। तो मैं कह सकता हूं x अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। आप देख लीजिए, इस अक्ष पर मेरा y कोऑर्डिनेट का मान हमेशा 0 होगा। ये मेरा x अक्ष का समीकरण होता है। y अक्ष का समीकरण आपका देखिए क्या होगा। y अक्ष पर मैं कह सकता हूं कि मेरा x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यानी इस अक्ष पर मेरे समीकरण होगा x बराबर 0। तो आप देखिए y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। अब यदि आपके पास x अक्ष या y अक्ष के समांतर कोई रेखा है, उसका समीकरण कैसे लिखा जाता है। आप देखिए x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, आप समझिएगा क्या हो रहा है। यहां मैं अगर एक चित्र बनाऊं तो आप उसे गौर से देखिएगा कि ये मेरा y अक्ष हो गया, ये x अक्ष है। अब कोई रेखा इसके समांतर है, जैसे ये इसके समांतर जा रही है, तो आप जानते हैं समांतर रेखाओं में ये बीच की दूरी हमेशा समान होती है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक भी होगा, सभी जगह यह डिस्टेंस बराबर होगा। अगर मैं कहूं कि ये बिंदु मेरा a है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ सभी जगह आपकी ये दूरी a के बराबर होगी, यानी y कोऑर्डिनेट मेरा वहां y बराबर a हो जाएगा। ये मेरी x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा, यानी इस रेखा का समीकरण y बराबर a होगा। आगे आप देखिए, यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो मैं अगर एक xy प्लेन बनाऊं तो आप देखिएगा गौर से कि ये मेरा y अक्ष है, ये मेरी x अक्ष है, इसके समांतर मैंने एक रेखा ले ली है जिसका यहाँ पर ये अगर बिंदु मेरा B है, यानी ये दूरी यहां से यहां तक की B है, तो मैं कह सकता हूं कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण में आपका x कोऑर्डिनेट हमेशा ही फिक्स होगा, नियत होगा। तो मैं कह सकता हूं इस रेखा का समीकरण x बराबर b होगा। इसको मैं यहाँ अगर इस प्रकार लिखूं तो आप देखिए y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर b आपको प्राप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि झुकाव रूप में रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे।
बच्चों झुकाव रूप में रेखा का समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जहां m आपका झुकाव होता है, इसे हम प्रवणता भी कहते हैं, ढाल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्लोप कहा जाता है। m की वैल्यू tan थीटा के इक्वल होती है, जहां थीटा रेखा या आप कहें कि रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव है। आप इसे समझिएगा, मैं चित्र से समझाता हूं। x अक्ष के साथ झुकाव है। आप इसे देखिए कि यदि मैं कहूं ये मेरा एक y अक्ष है, ये मेरा x अक्ष है तथा ये मेरी एक रेखा है। अब आप गौर से देखिएगा कि रेखा इस x अक्ष के साथ जो कोण बना रही है वह इसका झुकाव कहलाता है, उसे हम यहाँ थीटा कह सकते हैं। अब आप यहाँ समझिएगा कि अगर यहाँ मेरे पास इसको मैं इस प्रकार देखूं तो ये मेरा लंब बनेगा तथा ये मेरा आधार बनेगा। मैं कह सकता हूं tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। वहां से इसको हम प्रवणता के इक्वल कहते हैं, जिसे हम m मानते हैं। m इक्वल टू आपका tan थीटा होता है। एक चीज और समझिएगा, यदि आप इस प्रकार झुकाव देख रहे हैं कि यानी आपकी रेखा जो है वो न्यून कोण बना रही है, तो आपका झुकाव धनात्मक होता है, आपकी प्रवणता पॉजिटिव होती है। लेकिन यदि आप इस प्रकार देख रहे हैं कि रेखा आपकी अधिक कोण बना रही है, तो वहां आपका झुकाव वो है जो नेगेटिव होगा, यानी आपकी यहाँ प्रवणता ऋणात्मक होगी। ये थीटा आपका अधिक कोण है तथा वो थीटा आपका न्यून कोण है, तो हम कह सकते हैं न्यून कोण के लिए आपकी प्रवणता धनात्मक होगी तथा अधिक कोण के लिए प्रवणता ऋणात्मक होगी। आगे आप समझिए कि सी क्या चीज है, तो आपको झुकाव समझ में आ गया होगा। सी को समझने के लिए आपको उसका पहले ग्राफ समझना पड़ेगा। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, मैं एक रेखा ले रहा हूं कि y इक्वल टू 2x प्लस 3। आप समझिए सी क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि यदि मैं आपसे बोलूं x की वैल्यू 0 कर दी जाए, तो x 0 करने से आप देखिए y का मान 3 प्राप्त होगा। अगर मैं x 0 कर देता हूं तो x मेरा y अक्ष पे 0 होता है, y की वैल्यू मुझे 3 प्राप्त हो जाएगी, 1 2 3। और यहाँ अगर मैं y 0 करता हूं तो आप देखिए मुझे y 0 करने पर x का मान क्या प्राप्त होता है, x की वैल्यू मुझे माइनस का 3/2 प्राप्त हो रही है, क्योंकि 2x बराबर -3 करेंगे ये 0 होने के बाद, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको -3/2 प्राप्त हो जाएगी। आगे एक चीज आप समझिए कि -3/2 चलो यहाँ आता है, तो ये माइनस का 3/2 है। मैंने इसका ग्राफ बनाया तो ये इसका रेखा का ग्राफ बन चुका है। आगे आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ आपका स्लोप, आपका जो प्रवणता है वो धनात्मक है, इस वजह से आपको यहाँ न्यून कोण प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोण जो बनेगा वो न्यून कोण होगा। तो यहाँ मैं देखकर कह सकता हूं कि मेरा m का मान 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो मैं कह सकता हूं c मेरा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, काटा गया अंतःखंड। तो ये जो आपकी डिस्टेंस बनेगी, ये आपका अंतःखंड y अक्ष पे जो बना है वो आपका c होता है। तो आपको समझ में आया होगा झुकाव रूप में रेखा का समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। आगे आप समझिए अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण कैसे लिखा जाता है। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। आप इस a और इस b को यहाँ हम बोलेंगे कि a हमारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, काटा गया अंतःखंड जिसे इंग्लिश में इंटरसेप्ट कहते हैं, और b आपका y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं एक सवाल ले रहा हूं कि xy2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं यहाँ a का मान 2 है और b का मान 3 है। अगर मैं इसका डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं कह सकता हूं x अक्ष पर मेरा 2 अंतःखंड बना होगा, यानी ये लंबाई आपकी 2 होगी, ये भुज आपका 2 बनेगा, तथा y अक्ष पर मेरा जो अंतःखंड बनेगा उसकी लंबाई 3 होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 2 3 और ये 1 2। तो अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊं तो मुझे इस रेखा का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ इस रेखा का समीकरण ये होगा x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, जहां पे a आपका 2 है तथा b आपका 3 है, और a और b क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड है। अब हम सीखेंगे कि सामान्य रूप में यदि आपको रेखा का समीकरण दिया गया है तो उसे झुकाव रूप में और अंतःखंड रूप में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। आप देखिए मैं एक सामान्य रूप का जनरल इक्वेशन ले रहा हूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये सामान्य रूप में रेखा का समीकरण है। आप देखिएगा मैं अगर इसे पहले झुकाव रूप में बदलूं तो मैं इस प्रकार इसे लिख रहा हूं कि by बराबर माइनस का ax माइनस का c। यहां से अगर मैं लिखूं y बराबर माइनस a बटा b
इंटू एक्स माइनस सी बटा बी। आप इसे गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ बी से पूरे समीकरण में भाग लगाया तो मुझे ये प्राप्त हो गया। आगे मैं इसको और हल करके लिखूं तो y बराबर माइनस का a बटा बी इंटू एक्स प्लस माइनस का c बटा b। आप यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी तुलना झुकाव रूप में रेखा के समीकरण से करूं तो मैं कह सकता हूं कि मुझे प्रवणता m बराबर माइनस के a बटा b प्राप्त होगी, जहां a आपका x का गुणांक था तथा b आपका y का गुणांक है, यानी m बराबर माइनस a बटा b से हम कह सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। आगे आप समझिए, यहां से मैं कह सकता हूं कैपिटल C मेरा माइनस सी बाई बी के बराबर होगा, अर्थात माइनस अचर पद बटे y का गुणांक। आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखिएगा, ये आपको जरूरत पड़ेगी। आप इससे डायरेक्ट बता सकते हैं कि प्रवणता क्या होगी और आपका अचर पद आपका y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा। आगे अगर मैं सामान्य रूप में रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में बदलता हूं तो देखिए किस प्रकार बदला जाएगा। आप समझिए कि आपको c उधर पहुंचाना है, क्योंकि आपको उधर एक चाहिए, तो देखिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस का c लिखा हमने। आगे मैं कहूं कि अगर मैं माइनस c से पूरे समीकरण में भाग लगा दूं तो मुझे कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ax बटे माइनस का c प्लस बी वाई बटे माइनस का c बराबर माइनस c बटे माइनस c करेंगे तो आपको वहां एक मिल जाएगा। आगे इस चीज को इस प्रकार लिखा जा सकता है, x बटे माइनस के c बाई ए प्लस y बटे माइनस के c बाई बी इक्वल टू 1। आगे यहां से आप कंपेयर करेंगे इसको अगर झुकाव अंतःखंड रूप में रेखा के समीकरण से, तो आप देखिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि ये आपके x अक्ष और y अक्ष पर रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड है, तो आप कंपैरिजन से कह सकते हैं कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड माइनस सी बाई ए के बराबर होगा। तो मैं कहूं कि x अंतःखंड मेरा माइनस सी बाई ए होगा, जहां c मेरा अचर पद है और a मेरा x का गुणांक था। आप इसे ऐसे और इसे ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, आप देखिएगा। तो माइनस अचर पद बटे x का गुणांक और y अंतःखंड आपका बनेगा माइनस बी बाई माइनस सी बाई बी। आप देखिए माइनस अचर पद बटे y का गुणांक। अब आप इनको गौर से एक बार स्टडी कीजिए और देखिए, मैं एक अगर रेखा का समीकरण लेता हूं और उसमें ये सब चीजें डायरेक्ट लिखूं तो किस प्रकार लिखी जाएगी। मैंने एक समीकरण लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं प्रवणता बताना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि माइनस a बटा b, यानी माइनस के 2/3 में डायरेक्ट ही रेखा की प्रवणता बता सकता हूं। अगर मैं कहना चाहूं कि x अंतःखंड क्या होगा, तो x अंतःखंड मेरा होगा माइनस c बटे आपका a, तो माइनस के 4/2। x का गुणांक मेरा यहाँ पे 2 है, यहां से इसे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं लिखना चाहूं कि y अंतःखंड क्या होगा, तो आप समझिएगा y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड आपका होता है माइनस c बटा b। यहाँ c की वैल्यू 4 है तो माइनस c करेंगे तो माइनस 4/3 ये आपका y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो आप देखिए डायरेक्ट इसका ग्राफ इस प्रकार आप बना सकते हैं। प्रवणता यहाँ आपकी नेगेटिव है, यानी ये कोण अधिक कोण बनाएगी। आपका x अंतःखंड माइनस का 2 है, वो करीब यहाँ पड़ता है, और माइनस 4/3 आपका करीब यहाँ पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इस रेखा का ग्राफ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4 के लिए प्रवणता आपकी नेगेटिव है, x अंतःखंड आपका माइनस का 2 है, y अंतःखंड आपका माइनस का 4/3 है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि रेखाओं को परस्पर किस प्रकार बदला जाता है, एक दूसरे में उनका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रेखा का समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। उससे पहले आप ये समझिए कि जब कोई बिंदु किसी रेखा को संतुष्ट करता है उसका क्या तात्पर्य होता है। अगर मैं कोई रेखा लेता हूं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ गौर से देखें, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1 रखूं तो मुझे प्राप्त होता है 2 गुणा -1 प्लस 3 गुणा -1 प्लस 5 बराबर 0। आप इसे हल करेंगे तो -2 -3 प्लस 5 इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं 0 बराबर 0 आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, अर्थात
बायां पक्ष और दायां पक्ष आपको बराबर प्राप्त हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं जब कोई बिंदु, जैसे यहाँ बिंदु मैंने एक्स वाई लिया है जिसके कोऑर्डिनेट -1, -y है, -1, -1 है, तो जब कोई बिंदु किसी रेखा को संतुष्ट करता है तो वह उस रेखा के ग्राफ पर स्थित होगा। जब मैं इस रेखा का ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि x को यदि 0 किया जाएगा तो आप कैलकुलेशन के बाद देखिएगा y की वैल्यू -5/3 आएगी, तथा y को जब 0 किया जाएगा तो आप कैलकुलेशन के बाद देखेंगे x की वैल्यू -5/2 आएगी। आप इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको रेखा का ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि जब आप देखेंगे -1, -1 तो -1, आपका बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा। आप देखेंगे कि -1 और -1 इस रेखा के ग्राफ पर है, अर्थात मैं कह सकता हूं जब कोई बिंदु किसी रेखा को संतुष्ट करता है तो वह निश्चित रूप से उसके ग्राफ पर स्थित होगा। हम उल्टा भी कह सकते हैं, यदि कोई बिंदु किसी ग्राफ पर स्थित है तो वह उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। आप देखिए, आपसे मैं बोलूं कि कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है तो क्या वह इस रेखा को संतुष्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे मैं एक बिंदु लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 1,0। अगर मैं इस रेखा के समीकरण में 1,0 पुट करूं तो आप देखिए आपको क्या प्राप्त होता है, 2 × 1 + 3 × 0 + 5। आप देखिए यहाँ से 2 एकम 2 + 0 + 5, ये आपको 0 के बराबर प्राप्त नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपको बराबर प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात ये बिंदु आपका इस रेखा पर स्थित नहीं होगा, यह इसको संतुष्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आया कि कोई बिंदु किसी रेखा को किस प्रकार संतुष्ट करता है, तो अब हम देखेंगे कि जब कोई रेखा किसी एक बिंदु से गुजरती है तो उसका समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैं एक समीकरण ले रहा हूं, y = mx + c। ये झुकाव रूप में रेखा का समीकरण है, इसे मैं समीकरण 1 कह देता हूं। मैं कह देता हूं कि ये रेखा आपकी बिंदु x1, y1 से गुजरती है, तो हम कह सकते हैं अगर ये इससे गुजरती है तो हम लिख सकते हैं y1 = m × x1 + c। आप देखिए, अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं तो मुझे प्राप्त होगा y - y1 = mx में से mx1 जाएगा, m कॉमन लेने के बाद आपको m × x - x1 प्राप्त हो जाएगा। बराबर में आप देखेंगे c से c आपका कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये जो रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ है, यह एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा तथा आपको प्रवणता दी गई हो, उस केस में रेखा का समीकरण आप इस प्रकार लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि एक रेखा है जिसकी प्रवणता 2 है तथा वह एक बिंदु 3,4 से गुजरती है, तो उसका समीकरण आप किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं x1 का मान 3 है तथा y1 का मान आपका 4 है, तो हम लिखेंगे समीकरण, तो y - x1 का मान आपका 3 हो गया, y1 का 4 है, तो y - 4 = 2 × x - आप लिख सकते हैं 3। इसे हल करके आप देखेंगे तो y - 4 = 2x - 6 प्राप्त होगा, जिसे आप आगे हल करके लिखेंगे तो y = 2x - 2 आप इसे लिख पाएंगे। अगर ये झुकाव रूप में है, इसे सामान्य रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो सभी पदों को एक तरफ कर लीजिए, तो हम देख सकते हैं 2x - y - 2 = 0। ये आपका सामान्य रूप में हो जाएगा। इसे आप अंतःखंड रूप में लिखना चाहते हैं तो आप अंतःखंड रूप में भी इसे परिवर्तित करके लिख सकते हैं, मैंने आपको वो सिखा दिया है। आगे आप देखिए, जब आपको 2 बिंदु दिए गए हो तो रेखा का समीकरण किस प्रकार लिखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि यदि हमें 2 बिंदु दिए गए हैं तो उनसे हम रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं। आप देखिए, तो अगर मैं कहूं आपसे कि कोई 2 बिंदु मेरे पास x1, y1 और x2, y2 है, तो मैं इसको इस प्रकार से निरूपित कर सकता हूं। अगर ये मेरी x अक्ष है तो आप देखिएगा, ये जो आपकी लंबाई आएगी ये y2 के बराबर होगी, ये जो लंबाई आएगी आपकी ये आपकी y1 के बराबर होगी, और अगर ये आपका मूल बिंदु है तो ये जो लंबाई होगी वो आपकी x1 के बराबर होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ x1, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनेगी वो आपकी x2 के बराबर होगी। अब आप गौर कीजिए, ये y1 है, ये आपका पूरा y2 है। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं कि मैं अगर यहाँ से यहाँ तक इसे मिला दूं और देखूं कि ये क्या हो रहा है, तो आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी x2 - x1 होगी, तथा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी y2 - y1 होगी। आप गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ इसको देखूं तो जो इसका झुकाव है वो यहाँ थीटा है, तो ये कोण अगर थीटा है तो आपको ये कोण भी थीटा प्राप्त होगा। यहाँ से अगर ये x2 - x1 है
तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। अब मैं जानता हूं कि tan थीटा का मान आपका लंब बटे आधार होता है, तो थीटा के सामने लंब आपका y2 माइनस y1 है तथा आधार आपका x2 माइनस x1 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जैसा हम tan थीटा को m कहते हैं, तो दो बिंदु अगर आपको दिए गए हैं तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए आप उनके y निर्देशांकों का अंतर बटे x निर्देशांकों का अंतर लिखकर उसकी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे आपको दो बिंदु दिए गए हैं तो किस प्रकार से आप रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। अभी मैंने बताया था कि y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 लिखा जा सकता है। यदि रेखा आपकी दो बिंदुओं से गुजरती है, उन्हें मैं x1 y1 और x2 y2 कह दूं, तो मैं कह सकता हूं यदि मैं m की जगह पे यहां रख दूं जो अभी मैंने प्रवणता आपको बताई थी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो मुझे वो समीकरण मिल जाएगा उस रेखा का जो कि दो बिंदुओं से गुजरती है, जिन्हें मैं A और B कह देता हूं। तो ये उस रेखा का समीकरण है जो कि आपकी बिंदु A और बिंदु B से गुजरती है। ये उस रेखा का समीकरण है जो एक दिए गए बिंदु से गुजरती है तथा हमें प्रवणता भी वहां पे ज्ञात है। तो एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं कहूं कि आपसे एक रेखा है जो बिंदु A 3,5 तथा बिंदु B 7,11 से गुजरती है, तो बताइए इसका समीकरण आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले आप यहाँ प्रवणता ज्ञात कीजिए। आप प्रवणता ज्ञात करेंगे तो m बराबर आपको 11 माइनस 5 y निर्देशांकों का अंतर बटे 7 माइनस 3 से आपको ये x निर्देशांकों का अंतर, ऐसा करने से आपको प्रवणता 6/4 यानी 3/2 प्राप्त हो जाएगी। अब आप यहाँ पे इस समीकरण में रख दीजिए x1 y1 के मान, या फिर आप इसको अगर m कहते हैं तो सीधे इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं। आप देखिए y माइनस y1 बराबर आपका 5 है, m की वैल्यू आपने 3/2 कैलकुलेट कर ली है, x माइनस x1 का मान आपका 3 है। इसे हल करेंगे तो आप पाएंगे 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस 10 बराबर 3x माइनस 9। आगे इसे हल करने पर आप देखेंगे कि 3x माइनस का 2y प्लस का 1 बराबर 0, आपको इस रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो कि दो दिए गए बिंदुओं से गुजरती है। आगे हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निर्देशांकों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। बच्चों, यदि आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हैं तो आप उसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए मैंने एक त्रिभुज लिया है जिनमें मुझे A, B, C शीर्ष दिए गए हैं, उनके निर्देशांक मुझे ज्ञात है। तो अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना चाहूं तो क्षेत्रफल मेरा होगा डेल्टा बराबर 1/2। आप देखिएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप देखिए यहाँ एक सिमेट्री चल रही है। अगर आप उसे समझेंगे कि 1 2 3, अगर मैं 1 से 2 पे आऊं, 2 से 3 पे जाऊं और 3 से 1 पे जाऊं, तो आप देखिए x के साथ जब 1 लिया है तो y के साथ 2 और 3 आएगा, x के साथ जब 2 लिया है तो y के साथ 3 और 1 आया है, और फिर x के साथ जब 3 लिया है तो y के साथ आपका 1 और 2 आएगा। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं। आगे आप समझिए, मुझे पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात वो तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। तो मैं कह सकता हूं यदि 3 बिंदु संरेखीय हैं तो मेरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना पड़ेगा। ये तीनों बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त भी है। एक हमने वहां दूरी सूत्र से संरेखीय होने की जांच की थी, एक आप इस प्रकार से भी 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की जांच कर सकते हैं। अर्थात ये जो आपका फॉर्मूला बनकर आया है, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आप देखेंगे तीनों बिंदु आपके संरेखीय हैं। आगे एक चीज और समझिए कि इन निर्देशांकों की सहायता से आप कैसे बता सकते हैं कि त्रिभुज का प्रकार क्या होगा। तो आप देखिए, दूरी सूत्र आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपके पास AB, BC और CA तीनों दूरियां बराबर आ जाती हैं तो वह त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज होगा। कोई भी दो दूरी बराबर आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि वह त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और तीनों दूरियां अगर भिन्न भिन्न आती हैं तो आप कह देंगे कि वह त्रिभुज आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। इस सूत्र की सहायता से आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको किसी भी चतुर्भुज को 2 भाग में बांटना होगा, और आपको चारों निर्देशांक यदि पता है तो आप एक त्रिभुज ये बन चुका है आपका और एक त्रिभुज आपका ये बन चुका है। आप दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़कर बता सकते हैं कि आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर हम और उसे हल करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम मूल बिंदु प्रतिस्थापित करके
शॉर्टकट फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों आप समझिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मुझे तीनों शीर्ष आपको यहाँ दे रखे हैं, ए बी सी, जिनके निर्देशांक आपको यहाँ दिखाए गए हैं। अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हो तो आप कह सकते हो 1/2, x1 की वैल्यू 1 है, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 3 है और y3 की 4 है, 3 माइनस 4, प्लस x2 की वैल्यू 3 है, आगे आप y3 की वैल्यू 4 होगी और y1 की वैल्यू 2 होगी, तो 4 माइनस 2, x3 की वैल्यू 2 है तथा y1 की वैल्यू 2 होगी और y2 की 3 होगी। अगर आप इसमें घटाएंगे, आप देखिए, आप इस फॉर्मूले से जो मैंने अभी आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, आप इस वैल्यूज को इनको सॉल्व करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, x1 y1 मैंने इन्हें माना है, x2 y2 मैंने इन्हें माना है तथा x3 y3 मैंने इन शीर्ष को, इस वाले शीर्ष को माना है। तो आगे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए क्या आता है क्षेत्रफल। 1/2, 3 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का, -1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 4 माइनस 2 आपका 2 आएगा, 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा, 2 माइनस 3 माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। आगे इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 6 में से आपका 3 जाएगा, 3/2 यानी आपका क्षेत्रफल 3/2 प्राप्त होगा, 3/2 वर्ग इकाई। आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल मेरा हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए मैं यहाँ मोड भी लगा दूं, यानी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मुझे। अगर कैलकुलेशन से अंदर नेगेटिव भी आपके पास आ जाता है तो क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक ही होगा। आगे आप देखिए, इसी क्वेश्चन को आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की सहायता से किस प्रकार कर सकते थे। अगर ये मेरा मूल बिंदु O है जिसके निर्देशांक 0,0 है, मैं आपसे कहता हूं कि मैं मूल बिंदु को B पर शिफ्ट कर दूं जिसके निर्देशांक 3,3 है, तो मेरे A B C के नए निर्देशांक क्या होंगे आप देखिए। A का मेरा पुराना निर्देशांक 1,2 था, B का मेरा पुराना निर्देशांक 3,3 है तथा C का मेरा पुराना निर्देशांक 2,4 है। मूल बिंदु को जब मैं B पर शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे इनके नए निर्देशांक हो जाएंगे। मैं सब में से 3 घट जाएगा, क्योंकि x माइनस h और y माइनस k हमें करना होता है। तो 1 में से जब आप 3 घटाएंगे और 2 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको A के नए निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार B के लिए आप 3 माइनस 3, उधर भी 3 माइनस 3 करेंगे तो आपको B के नए निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे, जो कि 0,0 बनेंगे, क्योंकि यह हमारा नया मूल बिंदु है। इसी प्रकार C के नए निर्देशांक आपको 2 माइनस 3 और 4 माइनस 3 प्राप्त हो जाएंगे। आप देखिए कि A के नए निर्देशांक -2, -1, B के 0,0 और C के -1, -1 आपको प्राप्त हो गए हैं। अगर आप इन वैल्यूज को रखते हुए उस फॉर्मूले में कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि x2 का मान आपका 0 हो चुका है, आपका फॉर्मूला छोटा हो जाएगा। आप इसकी सहायता से कैलकुलेशन जल्दी कर पाएंगे। तो बेटर होता है कि आप समझें कि मूल बिंदु को किस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है और उसकी मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। बच्चों आगे आप समझिए कि दो रेखाओं के बीच में कैसे कोण ज्ञात किया जाता है। मेरे पास यदि ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच में ये न्यून कोण थीटा बनता है, तो आप थीटा ज्ञात करने के लिए लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहां m1 m2 दोनों रेखाओं की प्रवणता है जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको ये सिखा चुका हूं। आप ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि थीटा का मान आपका 90 डिग्री हो, उसके लिए यानी दोनों रेखाएं लंबवत हो, तो वो कब संभव है? जब मेरे पास tan थीटा का मान अनंत आए। तो tan थीटा का मान अनंत आने के लिए बटे में आपके पास यहाँ 0 बनना चाहिए, और 0 तभी बनेगा जब दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 है। तो इसका तात्पर्य होगा कि लाइन 1 और लाइन 2 परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगी। आप ध्यान दीजिए, यदि m1 m2 का मान आपका बराबर हो जाए, यानी m1 और m2 बराबर हो जाएगा, तो अंश में आपके पास यहाँ 0 बन जाएगा, और 0 बटा कुछ भी करने से आपको ये वैल्यू 0 ही प्राप्त होगी, जहां से हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 0 से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी, अर्थात दोनों रेखाएं हमारी समांतर हो जाएगी। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, ये आपकी दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त है कि उनका प्रवणता का गुणनफल -1 होना चाहिए तथा उनके समांतर होने के लिए उनकी प्रवणताएं समान होनी चाहिए। आगे आप देखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। मेरे पास दो समांतर रेखाएं ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो इनके बीच की दूरी यदि मुझे ज्ञात करनी है तो वो इस प्रकार से लिखी जाती है c1 माइनस c2 बटे
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप समझिए, यहाँ आप प्रवणता देखेंगे तो माइनस ए बटा बी आती है, यहाँ भी आपकी प्रवणता माइनस ए बटा बी आती है। मैंने आपको बताया था कि समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है, तो इस फॉर्मूले से हम उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आगे यदि मैं किसी बिंदु P से एक रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी पर लंब डालता हूं, तो इस लंब की लंबाई कैसे ज्ञात की जाएगी? आप समझिए कि PA का मान आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास सीधा फॉर्मूला है, आपको लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी PA बराबर आप लिख सकते हैं ax1 प्लस by1 प्लस सी बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से आप बिंदु P से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। आगे मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी बेसिक चीज आपको चाहिए वो सब कुछ बता दी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे पिछले बेसिक्स वीडियो को जाके देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मेंसुरेशन।